नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध बाय सपोर्टिंग मटेरियल और बाकी सारे चैप्टर जो हैं, जो हमारे फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं, वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। और इस बार का जो हमारा CBSE का जो एग्ज़ाम होगा 2020-21 का, इसको आप फेस करने के लिए यानी कि आपको मैं एक थोड़ी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस तरह से हमें रीडिंग करनी चाहिए ताकि हमारा जो चैप्टर है वो 100% कवर अप हो जाए। ठीक है, 100% कवर अप हो जाए। तो आप सबसे पहले NCERT, अपनी जो NCERT है इसकी रीडिंग करो। यूट्यूब पर अगर कुछ समझ नहीं कोई चैप्टर का पॉइंट समझ नहीं आता तो यूट्यूब पर वीडियोस देखो। ठीक है, और अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो मटेरियल है जैसे कि NCERT है, सपोर्टिंग मटेरियल है, पहले इनको अच्छे से कवर अप कर लो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो और खुद के नोट्स बनाओ, किसी के कॉपी मत करो। ठीक है, किसी के नोट्स जो हैं कॉपी मत करो और उनको याद मत करो, नहीं तो आप ही को ही प्रॉब्लम होगी और आपका जो पेपर है, चैप्टर है, 100% कवर अप नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो हैं कम आ सकते हैं। इसलिए आप कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, सिर्फ अपनी NCERT और जो गवर्नमेंट का मटेरियल होता है जैसे कि सपोर्टिंग मटेरियल, NCERT सपोर्टिंग मटेरियल और बाकी और अच्छे से कवर अप करने के लिए, जैसे स्कूल वगैरह तो बंद है अभी, हम सब यूट्यूब का ही सपोर्ट ले रहे हैं, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो और आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, किसी को कॉपी मत करो। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करो, रिप्लाई ज़रूर आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हम थोड़े और मोटिवेट हो जाएंगे कि वीडियोस अपलोड करने के लिए। ठीक है, बस यही थोड़ी सी कॉमन सी बातें हैं और जिससे आपका जो चैप्टर है अच्छा कवर अप हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी टेस्ट दो, वो भी लगाओ, ये मटेरियल भी लगाओ, वो मॉडल टेस्ट दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो जो चैनल्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्लेलिस्ट में अपलोड हैं और आने वाले समय भी टेस्ट क्वेश्चन अपलोड होंगे, उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। अपनी NCERT और सपोर्टिंग मटेरियल को अच्छे से कवर अप रखो और थोड़ी बहुत करंट बातें जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो चैप्टर आएगा भी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और बाकी 3 और 4 चैप्टर जो हैं ये थोड़े करंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फर्स्ट बुक जो है करंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी करंट बातें होती हैं उसको मैं बता देता हूँ, तो आप उनको नोट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ना ज़्यादा बात करते हुए। देखो, फर्स्ट वीडियो होती तो इसलिए थोड़ा बहुत तो बात करनी पड़ती है, इसलिए कोई गुस्सा ना हो कि इतनी देर तक क्या बातें होने लगी। इसलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध, शीत का मतलब क्या होता है भाई? ठंडा। ठीक है, युद्ध, और युद्ध का मतलब तो आप सभी को पता है, युद्ध यानी कि वॉर। ठीक है, शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। अब ठंडा युद्ध कहने का मतलब वो होता है ऐसी फाइट जिसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। ठीक है, हमेशा चांस लग रहा था कि अब फाइट होगी, अब फाइट होगी, अब फाइट होगी, लेकिन वो फाइट एंड में बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, जैसे क्लास में कभी कभी हो जाता है या कभी कभी आस पड़ोस में भी होता है कि हाँ भाई अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ ठंडा युद्ध हो जाता है, कुछ देखने को नहीं मिलता। कोई आपस में मत लड़ जाना भाई। ठीक है, यानी कि जो रियलिटी में कोई फाइट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक तनावपूर्ण की स्थिति बन जाती है कि अब फाइट हो सकती है, अब फाइट हो सकती है। ठीक है, उस तनावपूर्ण की स्थिति को दर्शाने के लिए, यानी कि शीत युद्ध का जो दौर है 1945 से लेके 1991 तक चला था। और ये जो तनाव था, ये जो तनाव था ये पूरे विश्व में था। ठीक है, पूरे विश्व पे था, और इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो अभी क्यूबा मिसाइल संकट का एक टॉपिक आएगा वो तीसरे विश्व युद्ध को शो कर रहा था। तीसरे विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध को शो कर रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको शीत युद्ध का मतलब समझ आ गया होगा। ऐसी फाइट जो रियलिटी में, यानी कि ऐसा संघर्ष जो वास्तविक युद्ध का रूप नहीं ले पाई। ठीक है, चलिए, जहाँ पर दो कंट्रीज यानी कि दो पार्टीज हो गए, जैसे कि बोला जाए USA वर्सेस USSR।
चाहे वो विचारधारा से फाइट हो, चाहे वो पैसे से लेके हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, वो कैसा भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरे को क्या करना है, नीचा पहुंचाना है, यानी कि दूसरे को गिल्टी फील कराना है, उसको नीचे गिराना है, उसको रिग्रेट करना है, ठीक है, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसी स्थिति क्रिएट कर देनी है कि वो बंदा खुद ही हार जाए, ठीक है। तो ये एक तनावपूर्ण की स्थिति बन गई थी, उसको शीत युद्ध के द्वारा दर्शाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ, यहाँ भी भूतपूर्व का मतलब होता है पुराना, और सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो इसके स्थान पर यूरोपीय संघ आया था, ठीक है। इसके स्थान पर कौन आया था, यूरोपीय संघ आया था 1991 के बाद। जब 1991 तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है, और उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अभी तो हम सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वापत का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण रूप से यानी कि पूरा, ठीक है, पूर्ण रूप से उन कटु संबंधों के इतिहास से है। कटु संबंध यानी कि जो टकराव का जो संबंध है, ठीक है, नकारात्मकता का जो इनका इतिहास रहा है अमेरिका और सोवियत संघ का, उसका इतिहास है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित है, ठीक है। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, और तनाव का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चाहे वो वेपन्स को लेके हो सकता है, वो आर्थिक रूप से हो सकता है, या अपनी विचारधारा को लेके हो सकता है, और जलन हैगा ये अपना विकास कि भाई वो कंट्री आगे बढ़ रही है, हम पीछे रह रहे हैं, ठीक है, वो चीज़। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945-1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुट में बढ़ गया था, ठीक है। जो दुनिया थी वो दो गुट में बढ़ गई थी। जैसे कि मान लो ये वर्ल्ड है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं तो कोई गुस्सा ना हो, देखिए, ठीक है, ये ईस्ट है, ईस्ट की चलेगी, और ये वेस्ट, यानी कि ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक है। यहाँ की तरफ थे यूएसएसआर, और यहाँ की तरफ थे यूएसए वाले, ठीक है, यहाँ की तरफ थे यूएसए वाले। और इसको पहली दुनिया भी बोला जाता है, इसको दूसरी दुनिया भी बोला जाता है, इसको पश्चिमी यूरोप कंट्री भी बोला जाता है, इसको पूर्वी यूरोप कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता की, यानी कि विकासशील देश, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी। तो यहाँ पे जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद की थी, यहाँ पे जो विचारधारा थी वो साम्यवाद की थी। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो था डिवाइडेड था, ठीक है, दो गुटों में बढ़ गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजने का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है राजनीतिक, पॉलिटिशियंस तक संघर्ष था, ठीक है, यानी कि विचारधारा की भी लड़ाई थी और पॉलिटिशियंस जो थे उनके बीच में भी लड़ाई थी। जैसे जॉन एफ कैनेडी भी हो गए, मिखाइल गोर्बाचेव हो गए, ठीक है, निकिता खुर्चेव भी है, ठीक है। इन सब जो राष्ट्रपति हो गए, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था दोनों कंट्री के, वो सब चीज़ें भी बताई गई है। अब कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेकर 1945 तक, फिर शीत युद्ध चला हमारा 1945 से लेके 1991 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन राजनीति के विषय हैं, ठीक है। ये आपकी बुक का मतलब बताया गया है। जो हमारी फर्स्ट बुक है ना, उसमें बोला गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1945 के बाद से लेके अब तक, ठीक है, अब तक जो भी वैश्विक घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, उनका अध्ययन है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में लिखा गया है फर्स्ट बुक में,
ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बुक का मतलब है। क्लास में कोई मतलब पूछे फर्स्ट बुक का तो आप बता सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक्सिस पावर और अलायंस पावर जो थी, यानी कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र जो थे, ठीक है, ये जो गुट है ना, ये याद रखना, ये 1945 के बाद के नहीं हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हैं, यानी कि 1939 से लेके 1945 के टाइम के गुट हैं ये, ठीक है। इस बात को ज़रा ध्यान रखना, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये जो गुट आपको बताए जा रहे हैं ये 1939 से लेके 1945 के बीच के बताए जा रहे हैं, ठीक है। और मित्र राष्ट्र में थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। जो सोवियत संघ जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ था, लेकिन बाद में ये अलग हो गए थे, ठीक है। आप वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, सब डिवीज़न लिखे गए हैं वहाँ पर भी, ठीक है। ओके, ये तो रिवीजन के लिए होते हैं सारे सपोर्टिंग मटेरियल। चलिए, दूरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। इनको याद रखना कि कौन कौन सी कंट्री शामिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ, यानी कि दो महाशक्तियां सामने, पूंजीवाद विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवाद विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही थी सोवियत संघ, ठीक है। इस बात को ज़रा ध्यान रखना। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां करी, ठीक है, अन्य देशों के साथ संधियां करी थी, यानी कि सैनिक संगठन बनाए, सैनिक संबंध बनाए थे, ठीक है। इनके साथ भी बहुत सारी कंट्रीज शामिल थे, इनके साथ भी बहुत सारी कंट्रीज शामिल थी, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने नाटो बनाया, सियाटो बनाया, ठीक है, और सेंटो बनाया। और इसी के विरोध में क्योंकि अगली पार्टी भी चुप नहीं होगी, वो भी ग्रुप बनाएगी, ठीक है, वो भी फील्डिंग बिठाएगी भाई, ठीक है। और तो फिर सोवियत संघ ने क्या करा, वार्सा पैक्ट बनाया, ठीक है। और नाटो के अंदर कितने सदस्य देश थे आपसे पूछ सकते हैं। उस टाइम 12 थे और इसमें 8 सदस्य थे, ठीक है, इसमें 12 देश थे। और वर्तमान में नाटो का पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने देश हैं, आप लिख देना 28 देश हैं, ठीक है, वर्तमान में 28 देश शामिल हैं। बस कि अमेरिका ने नाटो, सियाटो और सेंटो बनाए थे और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ रखना चाहती थी, यानी कि जो नई नई कंट्रियाँ आज़ाद हुई थी, ठीक है, जो नए नए छोटे छोटे देश आज़ाद थे 1947 के बाद, हम यूँ कह लो 1945 के बाद ही बहुत सारे नई नई कंट्रीज आज़ाद हुई थी। और 1900 अगर हम अपनी ही बात करें तो हम इंडिया भी आज़ाद हुआ था उस टाइम, इंडिया, श्रीलंका काफ़ी, और पाकिस्तान भी, ठीक है, पाकिस्तान भी, ठीक है। और पाकिस्तान जो था, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी, फ्रेंडशिप कर ली थी, जो यानी कि जो पाकिस्तान था वो नाटो में शामिल हो गया था, ठीक है। लेकिन भारत नहीं हुआ था किसी में, भारत ने अपनी नीति बनाई थी। चलिए, तो ये समझ आया आपको कि, और मैं रीज़न बता देता हूँ कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ संबंध इसलिए बनाए थे ताकि वो अपना दायरा बढ़ा सके, क्योंकि जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है, जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे उतनी ज़्यादा पावर्स होगी। छोटे देश भी सुरक्षा, और देखो छोटे देश भी पागल तो है नहीं ऐसी कि हर किसी से दोस्ती कर लेंगे, उनके भी कोई ना कोई रीज़न थे, ठीक है, उनका भी कोई ना कोई मतलब था कि छोटे देश भी सुरक्षा हो गया, आर्थिक हथियार हो गया और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि कई सारी कंट्रीज जो थी अभी अभी आज़ाद हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फेस करके आई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने फेस करा था। अब वो नहीं चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कोई कंट्री उन पर गुलाम बना ले या उनको तबाह कर दे, तो उन्होंने इन सब की सुरक्षा पाने के लिए भी, मेन जो रीज़न था वो सुरक्षा था, ठीक है।
और आर्थिक मदद थी, ताकि कोई भी देश उनको दोबारा से गुलाम ना बना सके। इसलिए छोटे देशों ने भी महाशक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, ठीक है, और उनको अपनाया भी। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। इस लाइन का मतलब है कि देखो, दोनों ही देश यानी कि अमेरिका भी और सोवियत संघ भी, दोनों के दोनों परमाणु संपन्न देश थे। इसलिए जो फाइट थी वो रक्त रंजित नहीं हो पाई, यानी कि रियलिटी में फाइट नहीं हो पाई। मेन रीज़न था ये कि दोनों के दोनों जो थे परमाणु हथियार थे इनके पास, सबसे मेन रीज़न था। अगर क्लास में कोई टीचर पूछे क्यों फाइट नहीं हो पाई, मेन रीज़न था दोनों परमाणु संपन्न देश थे। अगर फाइट होती तो परमाणु बमों का भी इस्तेमाल होता, और इसका जो परिणाम होता ना, कोई भी कंट्री झेल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। क्योंकि जापान के ऊपर ठीक है, जापान के ऊपर जो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन हमला किया गया था, उसमें जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और इसमें ये भी कहा जाता है कि किसी भी देश पे अगर एटॉमिक हमला किया जाए तो आने वाले 50 साल तक अपना विकास नहीं कर सकता, भले जापान ने आकर्षजनक से अपना विकास करा हो। लेकिन सारे विशेषज्ञ यही बोलते हैं कि किसी भी कंट्री पे अगर हमला किया जाए आने वाले 50 साल तक उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही जन हानि होंगी उसके अंदर, ठीक है, बहुत नुकसान होगा। और एंड में सबसे बड़ी बात जो थी, एंड में एट द एंड कौन जीतेगा, ठीक है, विनर कौन है, ठीक है, रियलिटी में विनर कौन है ये तय करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि परमाणु बम अगर किसी ने तबाह भी कर दिए ना, फिर भी दोनों कंट्रियों के पास इतने वेपन्स थे कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते थे कि एंड में जीता कौन। इसलिए ये फाइट भी नहीं हो पाई, सिर्फ एक संघर्ष का एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। और ये जो था एक स्थान जो था प्रतिद्वंदिता रह गया, एक कॉम्पिटिटर बन गया, यानी कि एक ट्रेड वॉर होगी, जैसे कि आजकल अमेरिका चाइना की चलती रहती है, इंडिया पाकिस्तान की चलती रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा विकास है, ठीक है। और चैप्टर के मैं एंड में, अभी वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको चैप्टर के एंड में एक चीज़ बताऊंगा कि क्या रियलिटी में शीत युद्ध ख़त्म हो गया, ये भी मैं बताऊंगा। अभी भी शीत युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब लिखा है महाशक्तियों को छोटे देशों के लाभ, ठीक है, महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ हो रहा था। छोटे देशों की प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, यानी कि कोई रिसोर्स अमेरिका के पास नहीं है तो वो किसी अन्य देश से ले सकता है, ठीक है। जैसे हम अपने ही देश की बात करें तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, हमें अफ़गानिस्तान हो गया, ऐसे ऐसे कंट्री से हमें लेना पड़ जाता है, ठीक है। और सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए, ठीक है, ताकि आर्मी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर अप हो सके। आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है, जो हमारा मिलिट्री के ऊपर यानी कि जो सेना के ऊपर एक्सपेंस हो रहा था वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर किसी सेना को किसी एक कंट्री में भेजना है, ठीक है, और भेजिए फिर वो वापस आएँ, फिर वो जाएँ, फिर वो वापस आएँ, तो इनका ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि उस जो भी संगठन में शामिल देश है उसी के देश में सैनिक संगठन स्थापित कर दो, और वहीं के इलाके से जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको यूज़ करो, और अपना जो एक्सपेंस है उसको कम कर दो, ठीक है। भू क्षेत्र यानी कि ज़मीन, ताकि महाशक्ति अपने हथियार व सेना का संचालन अच्छे से कर सके ज़मीनी स्तर पर। अब आता है शीत युद्ध के दायरे। ये कुछ इलाके थे जहाँ पे कई इलाके जो नाकाबंदी ये सब करनी पड़ी थी, जैसे बर्लिन की नाकाबंदी होगी, कोरिया संकट हो गया, वियतनाम संकट हो गया। जैसे इसमें 1954 लिखा है, लेकिन ये स्टार्ट जो हो गया था 1955 से लेके 1975 तक, पूरे 20 साल चला था, 20 ईयर्स। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, क्यूबा मिसाइल संकट, इसके बारे में तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हमारी एनसीईआरटी में, और इसके बारे में डायग्राम दे रखा है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो। अब आता है दो ध्रुवीयता को चुनौती, दो ध्रुवीयता की चुनौती। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है दो ध्रुवीयता, यानी कि जब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो इनको चुनौती देने के लिए कौन था। ठीक है, यहाँ तो चले गए थे, वेस्ट में अमेरिका था, यहाँ पे ईस्ट में यूएसएसआर था। ठीक है, और बीच में था इंडिया। अब इंडिया हम क्यों बोल रहे हैं, इंडिया अगर नाम भी बोला जाए, ये बोलो नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो ना इसके सपोर्ट में था, जो ना इसके सपोर्ट में था। इनकी अपनी स्वतंत्र नीति थी। ठीक है, स्वतंत्र। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता का मतलब होता है आज़ादी को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। ठीक है, अगर कोई भी देश या अमेरिका में चला जाता है या सोवियत संघ में, तो उसकी आज़ादी का जो सवाल था पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो तीसरा विकल्प यही है, ना हम आपके हैं ना हम आपके हैं, हम पूरी तरीके से अलग हैं, अपना एक नया देश आज़ाद बनाएं, हम अपनी ही रणनीति से, अपनी ही नीति से बनाएंगे। कोई बाहरी शक्ति यानी कि कोई अन्य देश हमारी नीति, हमारी पॉलिसी में दखल नहीं दे सकता। ठीक है, ओके। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता बनाए रखने का तीसरा विकल्प था। ठीक है, गुट आपसे एक क्लास में पूछेंगे गुट निरपेक्षता कौन सा विकल्प था, तो आप बोल सकते हो तीसरा विकल्प था। ठीक है, तीसरा विकल्प था, किस लिए था, प्रभुसत्ता और स्वतंत्र यानी अपनी आज़ादी बनाए रखने का। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो था, पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ, जिसकी नींव 1955 एफ्रो एशिया सम्मेलन में रखी गई, जिसको हम बारडूगा सम्मेलन से जानते हैं। इस आंदोलन के जो संस्थापक देश व नेता थे, बेटा कम से कम 3 के तो नाम याद रखना, कम से कम 3 के तो नाम याद रखना, हो सके तो सारे याद रखो, लेकिन 3 के तो मिनिमम याद रखना। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, ये तो आपको याद ही रहेंगे, इंडिया के। ठीक है, ये जो नाम है, ये थोड़ा ये नाम गलत है, अब्दुल कुमार नासिर था, तो आप इसको अपनी एनसीईआरटी में चेक करो, इसको ठीक करो। डॉक्टर शुक्राणु, मार्शल टीटो, वामे एनकर्मा। ठीक है, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना। ठीक है, इस नाम को ठीक करो, अपनी एनसीईआरटी जाके चेक करो एक बार। अपनी एनसीईआरटी अगर आपने खरीदी है तो उनको देखो, पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो उनको भी अच्छे से देखो। 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला भागीरथी द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया था। ठीक है, जो उसका 17वां सम्मेलन था वो भागीरथी द्वीप सितंबर में हुआ था, वेनेजुएला। ठीक है, वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही वर्तमान में इसके 17 देश, ठीक है, वर्तमान में पूछ रहे हैं गुट निरपेक्ष कितने सदस्य हैं, तो 120, और इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक। ठीक है, 10 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, यानी जो जांचने वाले जो होते हैं, पर्यवेक्षक बोला जाता है उनको। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद हो गए, संयुक्त राष्ट्र सुधार हो गए, इसके बारे में आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। पश्चिमी एशिया की स्थिति कैसी है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या, परमाणु निरस्त्रीकरण, इसका मतलब जो होता है हथियारों पे कमी करना। ठीक है, जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाए या चर्चा हुई है। ऐसे जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं, नॉर्मल तो ये है नहीं वैसे, विश्व स्तर पर जो बातें होती हैं उनके ऊपर विचार किया जाता है गुट निरपेक्षता और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। ठीक है, जिसमें से आतंकवाद हो गया, शांति हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, और ये परमाणु हो गया, सतत विकास, ये कुछ आम बातें हैं। 18वां नाम सम्मेलन आयोजन जो है अज़रबैजान 2019 में होना तय हुआ था। ठीक है, अब है नव अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक व्यवस्था यानी कि NIEO 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन यानी कि अनटैप के विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसी की। विकास के लिए नई व्यापार नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और रिपोर्ट में 3 बातें करी गई थी और 3 बातों को आप अपनी NCERT बुक में ज़रा चेक करें। लिखी है, एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखी गई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है या तो 2 मार्क्स में आता है यानी कि फुल फॉर्म और डेट पूछ लेते हैं, और या तो सीधा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, यानी कि जिसमें आपको रिपोर्ट के 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं बस। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत और शीत युद्ध। ठीक है, भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को दूर करने का भी प्रयास किया था। ठीक है, ताकि 3rd वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, जिसमें भारत की यानी कि इंडिया की अगर ना बोली जाए तो आप यूँ कह सकते हो, इंडिया तो था ही, यूँ इसमें बोला जाएगा नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, इन दोनों की भूमिका बहुत रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। ठीक है, अब आता है ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो 100% एग्ज़ाम में आती है, भले वो MCQ में आए, ये ज़रूर आती हैं। LTBT क्या है, इनकी फुल फॉर्म याद रखने ना, ये कुछ संधियाँ थी व्यापार को हथियारों को रोकने के लिए थी। ठीक है, इनको देख लेना और इनको याद कर लेना। देखो, इसमें बोला गया 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन पूर्वी परमाणु परीक्षण कर सकते थे और अन्य देश नहीं, शीत युद्ध के वक्त जब शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन भारत ने भी एक सक्सेसफुल परीक्षण किया था, पोखरण 1998 राजस्थान। और ये बाकी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है बस। और ये सपोर्टिंग मटेरियल जो है आपको गूगल पे सर्च कर लेना, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी तक ये सपोर्टिंग मटेरियल 2019-20 का है, लेकिन जो भी है लेटेस्ट जो है हमेशा दिसंबर तक आता है, स्कूल में पढ़ता जो भी है। लेकिन जो भी ये फर्स्ट चैप्टर कुछ कम तो होगा नहीं, जो है वही होगा। ठीक है, इसमें चेंजेस तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बाकी जो भी नया सपोर्टिंग मटेरियल आएगा तो उसको भी दोबारा से पढ़ा जाएगा, लेकिन जो अभी अवेलेबल है उसको पढ़ो। ठीक है, शायद 5% का कुछ चेंजेस होगा, 5% का, लेकिन अपना 95 तो क्लियर रखो यार। ठीक है, 95 जो है उसको क्लियर रखो। सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ो, NCERT पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट हो कमेंट करो, और यूट्यूब पे वीडियो देख के अपने नोट्स बनाओ, किसी को कॉपी मत करो। आपको हेल्प लगती है तो वो आपका चॉइस है, वो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अपने ही नोट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपको समझने में लिखने में ज़्यादा आसानी होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद, ओके बाय। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।